बात वीरपुर नामक गांव की है, जहां पर राजन नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी मीरा के साथ रहा करता था। राजन के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ सावित्री देवी और दो बच्चे थे। बेटे का नाम रोहन और बेटी का नाम प्रिया था। राजन मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। राजन अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी मीरा से बोला, मीरा, तुम्हें पता है आज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली थी तालाब में, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाए। राजन की बूढ़ी माँ सावित्री देवी उसकी बात सुन रही थी और वो राजन से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन राजन थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि वो जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएंगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा विक्रम राजन के पास आया और उसके पास आकर बोला, राजन भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कमी है तो ज्यादा भला कहां से मिलेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ विक्रम, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर विक्रम अब वहां से चला गया। राजन ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थीं। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी राजन की बेटी प्रिया बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए हैं। उसकी माँ मीरा प्रिया को बीच में रोकती हुई बोली, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज खो चुकी हो तुम। राजन समझ रहा था कि मीरा सिर्फ प्रिया को चुप करवाने के लिए ऐसा कह रही थी ताकि राजन ज्यादा परेशान ना हो। मीरा ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। उसके बाद राजन अब अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मेरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। राजन अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी राजन के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजन जब घर आया तो उसकी पत्नी मीरा ने उसे बताया, आज ही सुनते हैं, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सुनकर राजन बहुत परेशान हो गया और बोला, मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। माँ का इलाज कैसे कराऊंगा?
अजी आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली शीला दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। राजन वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। इसके बाद दवाई लेकर राजन घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है रोज से उधार मांग कर ये पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा आराम बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि यह दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। राजन की माँ सावित्री देवी उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर राजन की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। मीरा प्रिया से बोलती है, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें जगाकर बाहर ले आ। और बेटा, तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। प्रिया दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। प्रिया उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छी लोग ज्यादा देर तक नहीं सोती, सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ। जब प्रिया के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया। मीरा ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, माँ जी। राजन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब राजन जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन राजन मीरा से बोला, मीरा, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर मीरा उस कोठरी को बंद कर देती है। राजन की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। राजन के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन राजन मीरा से बोला, मीरा, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन राजन अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे विक्रम दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। विक्रम ने जैसे ही राजन को देखा तो उससे आवाज लगाई, राजन भाई, अरे ओ राजन भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं विक्रम भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ राजन भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है विक्रम भाई, मैं चलता हूँ। उसके बाद राजन घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, मीरा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ मीरा, बताओ। अजी, जब मैं अपने मायके में थी
तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिकेंगे, बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता मीरा, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूं। लेकिन मीरा, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर मीरा थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं मीरा, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है। और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। और इस तरह मीरा जिद करके अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए दे देती है। राजन मंगलसूत्र बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीजें खरीद कर ले आता है और मीरा से कहता है, देखो मीरा, मैं सारा सामान ले आया हूं, बस तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो और मैं तलकर बेचता हूं। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूं। राजन ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर मीरा ने सारी चीजें किचन में जमाई और समोसे बनाने शुरू कर दिए। राजन ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही राजन के समोसे खाने आ रहे थे। राजन को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। राजन जब शाम को घर पहुंचा तो मीरा से बोला, मीरा, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है, वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी राजन की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन राजन शाम को घर आया और बोला, मीरा, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। राजन ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद राजन को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई, जिसकी गोद में वह सोया हुआ था और राजन की माँ उससे कह रही थी, बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी ये माँ। राजन जैसे ही जागा, उसने मीरा को सारी बातें बताईं और मीरा ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन राजन ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक राजन के सारे समोसे खत्म हो गए। राजन बहुत खुशी से घर आया और मीरा से बोला, तुम्हें पता है मीरा, आज मेरे सारे समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे।
मीरा भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थीं और समोसे तले का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। राजन की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी और अब राजन ने अपने ठेले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था, जहां पर समोसे के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीजें मिलती थीं। राजन के समोसे की दुकान दिन ब दिन मशहूर होती जा रही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसके यहाँ समोसे और जलेबी और दूसरी तरह के पकवान खाने आया करते। राजन को पता नहीं था, लेकिन आते जाते विक्रम उसकी चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल भुन रहा था। एक दिन विक्रम अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस राजन के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूं। विक्रम राजन के दुकान पर जाता है और राजन से कहता है, अरे राजन भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। हाँ हाँ विक्रम भाई, क्यों नहीं। विक्रम ने राजन के समोसे खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसों में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर विक्रम वहां से चला गया। अब विक्रम रोज राजन के समोसों को बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजन के समोसे खूब बिकते रहे। एक दिन विक्रम राजन के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने राजन को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। मीरा, अगर इस कोठरी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वह खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। यह सब सुनकर विक्रम सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो राजन की कामयाबी का यह राज है। राजन अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूं। ना कोठरी रहेगी और ना ही राजन कामयाब होगा। अगले दिन विक्रम ने रात को चोरी से राजन की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। राजन की कोठरी धू धू करके जलने लगी। राजन अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। सरपंच ओम प्रकाश जी राजन के पास आए और बोले, अरे भाई राजन, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। सरपंच जी राजन को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन सरपंच कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो राजन से बोला, अरे भाई राजन, यह पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आओ। मैं वहीं स्वयं बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। शाम को पंचायत बिठाई गई। मुखिया ने पंचायत में शारदा मौसी को बुलाया और बोला, शारदा मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था। किसने राजन के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं उसे ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल चाव पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। क्यों भाई विक्रम, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। विक्रम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब सरपंच बोला, तो ठीक है, विक्रम को इसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।
नहीं नहीं सरपंच जी, मुझसे गलती हुई है, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजन, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो विक्रम, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी राजन बोला, नहीं सरपंच जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। यह मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी माँ की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह राजन ने विक्रम को माफ कर दिया। राजन ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां पर उसकी माँ की कोठरी थी, वहां पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में विक्रम को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समोसे वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी। आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स करके बताइए।